तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ABI में। पिछले लेक्चर में हमने जो मोलस्का थे उसके सामान्य लक्षण देखे थे। उसी श्रेणी में या उसी क्रम में हम आज जो मोलस्का का वर्गीकरण है उसको जानने का प्रयास करेंगे, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे को हमने पढ़ा था कि जो मोलस्का है वो दूसरा सबसे बड़ा संघ है प्राणी जगत का, और ये जो संघ है मोलस्का इसको 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। जो पहला वर्ग है वो है मोनोप्लेकोफोरा। इसके अंदर जो कवच होता है वो एक कपाटी होता है, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि एकल होता है। उसके बाद में जो अगला वर्ग है वो एम्फीन्यूरा है। इसके अंदर 2 होल पाए जाते हैं और डोर्सल प्लेट पर 8 खांचे पाई जाती है या प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है। उसके बाद में तीसरा वर्ग है स्केफोपोडा, चौथा है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो पाद है या जो फुट होता है मोलस्का के प्राणी का वो उसके बेली के आसपास के रीजन में पाया जाता है। उसके बाद अगला वर्ग है बाइवाल्विया। ये नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर 2 कपाट पाए जाते हैं मोलस्का के सेल के अंदर। और अगला जो वर्ग है वो सिफेलोपोडा कहलाता है, अर्थात यहाँ पर जो पाद या जो फुट होता है वो हेड के पास में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम वर्ग मोनोप्लेकोफोरा प्रारंभ करेंगे। जब हम वर्ग मोनोप्लेकोफोरा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति है वो 3 ग्रीक शब्दों से हुई है या लैटिन शब्दों से हुई है। पहला है मोनो का मतलब होता है एकल, और दूसरा है प्लेक्स का मतलब यहाँ पर प्लेट से होता है, और तीसरा है फोरिन मतलब कि धारण करने वाले, मतलब कि ऐसे प्राणी जिसमें केवल एक प्लेट धारण करते हैं, अर्थात इनका जो कवच होता है उसमें केवल एक प्लेट पाई जाती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि यह एकल होता है। तो हम कवच के अंदर देखते हैं कि एक कपाटी होता है, यानी कि सिंगल पीस के रूप में पाया जाता है। उसके बाद जब हम इनका हैबिटेट या आवास की बात करते हैं तो ये लवणजलीय होते हैं, और इसके सभी प्राणी लवणीय होते हैं, कोई भी इसका अपवाद नहीं होता। इसलिए हम कह देते हैं कि ये प्राणी एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। उसके बाद जब हम हेड की बात करते हैं या शीर्ष भाग की बात करते हैं तो इसके ऊपर नेत्र और स्पर्शक पाए जाते हैं, आइज और टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम यदि फुट या पाद की बात करें तो जो मोलस्का के प्राणी हैं उसका जो फुट होता है वो मस्कुलर होता है, और इसमें 8 मजबूत पेशियां पाई जाती है। उसके बाद जब हम गिल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर गिल्स 5 से 6 जोड़ी होते हैं, कईयों में 5 जोड़ी मिलते हैं और कई प्राणियों में 6 जोड़ी मिलते हैं। उसके बाद जब हम उत्सर्जन की बात करते हैं, एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो ये नेफ्रिडिया के द्वारा आता है जो कि 6 जोड़ी होते हैं। जब हम नेफ्रिडिया की बात करते हैं कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये एनेलिडा के लक्षण है, और इसमें सेगमेंटेशन भी पाया जाता है। इसलिए ये वर्ग के प्राणी जिसका सबसे अच्छा उदाहरण नियोपिलिना है, ये इसको हम कहते हैं कि एनेलिडा और मोलस्का के मध्य की संयोजक कड़ी होती है, अर्थात ये दोनों को मिलाने वाली कड़ी के रूप में कार्य करती है या सेतु के रूप में कार्य करती है। इस वर्ग के प्राणियों में एनेलिडा के लक्षण भी पाए जाते हैं और मोलस्का के भी। अब जब हम रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो ये ओपन टाइप का यानी कि खुला होता है, अर्थात इसमें धमनियाँ और वाहिनियाँ तो पाई जाती है, लेकिन इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि हमें इसे ओपन टाइप का कहना पड़ता है। और जब हम यहाँ कह रहे हैं कि नियोपिलिना या इस वर्ग के प्राणियों में एनेलिडा के समान लक्षण भी पाए जाते हैं और मोलस्का के समान लक्षण भी पाए जाते हैं, तो
हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें एनेलिडा के समान कौन से लक्षण पाए जाते हैं। जब हम नियोबिना के एनेलिडा के लक्षण देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला लक्षण आता है कि यहाँ पर शरीर है उसमें मेटामिक सेगमेंटेशन या खंडी भवन पाया जाता है। दूसरा है कि यहाँ पर 6 जोड़ी नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। जब हम बाकी क्लासों में देखेंगे या बाकी वर्गों में देखते हैं तो यहाँ पर 1 या 2 जोड़ी नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, या फिर ऑर्गन ऑफ ओजेनस पाया जाता है, या फिर केबर्स ऑर्गन पाया जाता है। ये सभी उत्सर्जन में सहायता करते हैं और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। उसके बाद में यदि अपन यहाँ पर लार्वा अवस्था देखते हैं तो भी यह ट्रोकोफोर अवस्था पाई जाती है। और हमने ये पढ़ा था कि जो ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था होती है वो एनेलिडा के रूप में पाई जाती है। अब जब हम आगे की ओर बढ़ें और वर्ग एम्फीन्यूरा की बात करें जो कि मोलस्का का दूसरा वर्ग है, तो इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर 2 कवच पाए जाते हैं। एक डोर्सल साइड पर होता है और एक वेंट्रल साइड पर होता है। और जब हम इसके आवास की बात करते हैं तो ये समुद्री प्रकार के होते हैं, अर्थात समुद्र में निवास करने वाले जीव होते हैं। तो जब हम मोनोप्लेकोफेरा को देख रहे थे तब भी अपन ने वहाँ पर अध्ययन किया कि जो जंतु होते हैं वो समुद्री होते हैं और एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। यहाँ पर कवच होता है वो डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड पर पाया जाता है, लेकिन इनकी विशेषता ये होती है कि जो डोर्सल साइड पर कवच पाया जाता है उसमें इस प्रकार से 8 प्लेट पाए जाते हैं। यदि हम तंत्रिका तंत्र की बात करें तो यहाँ पर 2 पार्श्व और 2 अतरीय तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। और ये जो तंत्रिका रज्जु या नर्व कॉर्ड होती है ये नॉन गैंग्लियोडेंटेड होती है, अर्थात इसके ऊपर गैंग्लियन नहीं पाए जाते, यह गैंग्लियन रहित होती है। उसके बाद में यदि अपन शीर्ष की या हेड की बात करते हैं तो शीर्ष या हेड होता है वो ह्रासित होता है या रिड्यूस्ड होता है, अर्थात ये स्पष्ट रूप से अपन को नहीं दिखता। अब यहाँ पर यदि अपन बात करें कि हेड ह्रासित होता है तो यहाँ पर मुख और जो स्पर्शक है वो जो टेंटिकल्स मुख के चारों ओर पाए जाने वाले स्पर्शक है वो भी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद जब अपन फुट की बात करते हैं या पाद की बात करते हैं तो ये बड़ा होता है, चपटा होता है, मस्कुलर होता है। अब यदि अपन नेफ्रिडिया की बात करें तो यहाँ पर 1 जोड़ी या अधिक नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, 1 पेयर और मोर नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। लेकिन जब हम मोनोप्लेकोफोरा की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि वहाँ पर नेफ्रिडिया वो 6 जोड़ी पाए जा रहे थे। हाँ, अब अगला जो महत्वपूर्ण लक्षण है मोलस्का के प्राणियों का वो रेडुला है। और जब हम मोलस्का के सामान्य लक्षण देख रहे थे तब हमने अध्ययन किया था कि जो रेडुला है वो मोलस्का का फीडिंग ऑर्गन है, अर्थात रेक्टी के समान अंग होता है जो भोजन को घिसने या उसको टुकड़ों करने में कार्य करता है। अब यदि अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो यह ओपन टाइप का होता है। अब जब अपन जो एम्फीन्यूरा है उसके एक उदाहरण की बात करते हैं तो यह काइटन और गित्तोप्लिया इस वर्ग के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो अभी तक हमने 2 वर्गों का अध्ययन किया, मोनोप्लेकोफोरा और एम्फीन्यूरा। अब हम इसी क्रम में यदि तीसरे वर्ग का अध्ययन करना चाहें और उस वर्ग को देखें तो जब हमारे पास तीसरा वर्ग आता है वो स्कैफोपोडा है। स्कैफो का मतलब होता है बोट या नाव और पोडा मतलब होता है फुट या पाद। मतलब कि इसका जो फुट होता है वो बोट शेप्ड होता है, नौकाकार पाद पाया जाता है जो कि डिगिंग या खुदाई के लिए अनुकूलित होता है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था जब हम मोलस्का के सामान्य लक्षण देख रहे थे कि जो पाद होता है मोलस्का वो अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूलित होता है। तो जो हर स्टेफोपोडा के सदस्य हैं उनमें पाद है वो खुदाई या डिगिंग के लिए अनुकूलित होता है। इसका आवास समुद्री होता है, अर्थात ये समुद्री जल में पाए जाते हैं और समुद्रों में निवास करते हैं। उसके बाद में यदि अपन इसका कवच या शहर की बात करें तो एक ट्यूबुलर या नलिकाकार होता है और दोनों एंड पर खुला रहता है। जैसे हम डेंटिनियम को देखते हैं इसका ऊपरी सिरा और निचली सिरा दोनों खुला रहता है, इसके नीचे एक पाद पाया जाता है।
यहाँ पर यदि अपन शीर्ष की बात करें तो शीर्ष है वो अनुपस्थित होता है, हेड रीजन पूर्णतः अनुपस्थित होगा, जिसके कारण यहाँ पर नेत्र और स्पर्शक जो मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं वो भी अनुपस्थित होते हैं, और उसके साथ नेत्र भी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और जो फुट होता है या पाद की बात करें, ये शंकु आकार कौन शेप्ड होता है और ये खोदाई के लिए रिगिंग के लिए अनुकूलित होता है। अब यदि अपन श्वसनांग की बात करें तो यहाँ पर गिल्स अनुपस्थित होते हैं और श्वसन यहाँ पर मेंटल के द्वारा होता है या प्रवाह के द्वारा किया जाता है। यदि अपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये ओपन टाइप का होता है, यानी कि खुला होता है। और यहाँ पर लार्वा अवस्था की बात करें तो ये ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था और वेलिजर लार्वा अवस्था पाई जाती है। उसके बाद यदि अपन फीडिंग ऑर्गन या खाद्य अंग की बात करें तो यहाँ पर रेडुला उपस्थित होता है। और इसके उदाहरण की बात करें तो अब हम सभी ने कभी न कभी डेंटिलियम का अध्ययन किया होगा, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, वो वर्ग स्कैफोपोडा के अंतर्गत आता है। अब इसी क्रम यदि अपन चौथे वर्ग का अध्ययन करें, वर्ग गैस्ट्रोपोडा का, तो गैस्ट्रो का मतलब होता है बेली और पोडा का मतलब होता है फुट या पाद। तो इस वर्ग के सदस्यों में जो फुट या पाद होता है वो बेली पर या पेट के आसपास के रीजन में पाए जाते हैं। और यदि अपन आवाज और स्वभाव देखें तो अभी तक हमने जो 3 वर्गों का अध्ययन किया, मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीन्यूरा और जो तीसरा वर्ग है स्कैफोपोडा, इन तीनों वर्गों में हमने देखा कि जो इन जीवों का आवास होता है वो समुद्री होता है, और वर्ग मोनोप्लेकोफोरा के प्राणी तो अत्यंत आवश्यक रूप से समुद्री होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गैस्ट्रोपोडा के सदस्य हैं उनमें जो आवास होता है वो सभी प्रकार का पाया जाता है। ये स्थल पर भी निवास करते हैं, समुद्री भी होते हैं, स्वजलीय भी होते हैं, और कुछ इकाइनोडर्मेटा पर बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। उनके एक्टोपैरासाइट यानी कि बहिर परजीवी बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो वर्ग गैस्ट्रोपोडा है उनका विशिष्ट लक्षण ये होता है कि यहाँ पर एंथन या टोर्जन पाया जाता है, और जो जंतु और कवच होते हैं वो कुछ इस प्रकार से एंथन किए हुए रहते हैं, मुड़े हुए रहते हैं आपस में, जिसके कारण यहाँ पर जो द्विपार्श्व समिति होती है वो विलुप्त हो जाती है, लेकिन लार्वा के अंदर द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इसके बाद यदि अपन शीर्ष की बात करें या हेड रीजन की बात करें तो हेड रीजन स्पष्ट रूप से अपन को दिखता है, यहाँ पर नेत्र और स्पर्शक उपस्थित होते हैं। यहाँ पर पाद या फुट की बात करें तो यह वेंट्रल होता है, और जब पाद की अपन यहाँ पर बात करेंगे गैस्ट्रोपोडा के अंदर या फुट की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फुट के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम ओपर्कुलम कहते हैं, और जब ओपर्कुलम हटता है तो जो फुट और जो माउथ के ऊपर कवरिंग होती है वो हट जाती है और यह आगे गमन करता है। अब यदि अपन रेस्पिरेशन या श्वसन की बात करते हैं तो यहाँ पर श्वसन है वो गिल्स, पल्मोनरी सैक और मेंटल के द्वारा पाया जाता है, और मेंटल सहायक अंग के द्वारा होता है। ऐसे प्राणी जो एक्वाटिक होते हैं यानी जलीय होते हैं उनमें गिल्स पाया जाता है, जो स्थलीय प्राणी होते हैं उसमें श्वसन पल्मोनरी सैक के द्वारा होता है। उसके बाद में फीडिंग ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पर रेडुला पाया जाता है, और उत्सर्जन होता है वो एकल नेफ्रिडिया या जिसे अपन मोजेनस का अंग कहते हैं या ऑर्गन ओबोजेनस कहते हैं के द्वारा होता है। उसके बाद में यहाँ पर एक और विशेषता पाई जाती है कि गैस्ट्रोपोडा के प्राणियों में ऑस्प्रेडियम पाया जाता है। ऑस्प्रेडियम एक प्रकार का रासायनिक संवेदक होता है जो कि जीव के अंदर जब प्रवेश कर रहा होगा उसकी रासायनिक जांच करेगा, और यदि वह अनुपयुक्त होगा तो उसे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अब यदि अपन उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण पहला जिससे अपन एप्पल स्नेल या सेब गुंगा कहते हैं, उसके बाद में एफाइजिया है और टर्बिनेला है। जब हम मंदिरों में शंख देखते हैं, जो शंख बजाया जाता है वो टर्बिनेला होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एंटन किस प्रकार से पाया जाता है, और यहाँ पर जो कपाट होते हैं या जो कवच होता है वो एक कपाटीय होगा।
इसके बाद जब हम गैस्ट्रोपोडा की बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के सदस्य और आते हैं जिसे हम स्नेल्स और स्लग्स कहते हैं। जब हम इनमें अंतर करते हैं तो स्नेल्स के ऊपर तो आवरण पाया जाता है या कवच पाया जाता है, जबकि स्लग्स के ऊपर कोई भी कवच नहीं पाया जाता। जब हम पांचवें वर्ग वायवाल्व्या का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर कवच द्विकपाटीय होता है। दो कपाट का मतलब कि नीचे वाला कपाट होगा, ये जो खाली जगह में नहीं, यहाँ पर जीव उपस्थित होगा, ऊपर उसका दूसरा कपाट होगा, और जो दोनों कवच है वो साइड से हिंज जॉइंट के द्वारा या हिंज संधि के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद में अपन देखें कि आवास ये समुद्री और स्वच्छ जलीय दोनों में पाए जाते हैं, जबकि हमने पहले 3 वर्गों में देखा कि ये जो जंतु होते हैं वो समुद्री होते हैं, लेकिन जो वायवाल्व्य के जंतु है वो स्वच्छ जल और समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। यहाँ पर यदि शीर्ष या हेड पोर्शन की बात करें तो शीर्ष यहाँ पर स्पष्ट नहीं होता, जिसके कारण नेत्र और स्पर्शक भी नहीं पाए जाते, और साथ ही क्या नहीं पाए जाते, जबड़े या जोज भी यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। उसके बाद में रेडुला भी यहाँ पर एब्सेंट होता है। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि मोलस्का की एकमात्र क्लास या वर्ग वायवाल्व्या है जिसमें रेडुला एब्सेंट होता है। और यदि अपन यहाँ पर फुट या पाद की बात करें तो ये वेंट्रल होता है और इसकी आकृति हलनुमा हो जाती है या प्लोसेप्ड हो जाती है। यहाँ पर गिल की बात करें तो ये एक जोड़ी होता है और प्रत्येक साइड में क्या होता है, एक गिल पाया जाता है। यदि अपन देखें कि जो वर्ग वायवाल्व्य है उसके जंतु कीचड़ या मिट्टी में धंसे हुए रहते हैं, यह उभयलिंगी या हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। यदि यहाँ पर लार्वा की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्लोचिडियम लार्वा और वेलिजर लार्वा पाया जाता है। यूनियो का लार्वा ग्लोचिडियम कहलाता है। उसके उदाहरण देखें तो यूनियो पिंक टाटा, जिसे हम पर्ल ओयस्टर भी कहते हैं क्योंकि मोतियों का निर्माण करता है, और माइटिलस, ये इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अब यदि अपन वर्ग सिफेलोपोडा की बात करें जो कि मोलस्का का अंतिम वर्ग है, तो यहाँ पर सिफेलो का मतलब होता है कि जो सिर वाला भाग होता है उसे अपन सिफेलिक रीजन कहते हैं। तो सिफेलो का मतलब यहाँ पर सिर से है और पोडा का मतलब होता है पाद या फुट से। तो यहाँ पर जो फुट होता है वो क्या होता है, जो हेड रीजन होता है उसके पास में पाया जाता है। और यदि अपन वर्ग सिफेलोपोडा की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़े अकशेरुकी प्राणी होते हैं, जैसे उदाहरण देखें आर्किट्यूटिस जो कि 30 मीटर लंबा होता है। यदि यहाँ पर कवच की बात करें या सेल की बात करें तो यह ह्रासित या रिड्यूस्ड होता है, और यहाँ पर कवच अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है ये बाह्य कवच हो जैसे कि नोटिलस में, हो सकता है ये आंतरिक हो जैसे कि अपन सिपिया की बात करते हैं, और हो सकता है यहाँ पर कवच अनुपस्थित हो जैसे कि ऑक्टोपस में। अभी यदि यहाँ पर हेड या शीर्ष भाग की बात करें तो यहाँ पर जो नेत्र और मुख होते हैं वो बड़े होते हैं, और इन्हीं के साथ में शीर्ष भाग है वो स्पष्ट रूप से अपन को पहचान में आ जाता है। यदि यहाँ पर हम फुट या पाद की बात करें तो यहाँ पर जो पाद या फुट होता है वो भुजाओं में रूपांतरित हो जाता है, जिसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, सक्कर्स या चूसक लगे रहते हैं, और ये चूसक स्विमिंग में या तैरने में सहायक होते हैं। इसका ये जो हम देखते हैं ऑक्टोपस में 8 भुजाएं होती है, वो पाद ही होते हैं। पाद उन 8 भुजाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। यहाँ पर गिल्स है वो 2 से 4 जोड़ी पाए जाते हैं। रेडुला उपस्थित होता है और परिवर्धन यहाँ पर प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण की बात करें तो ऑक्टोपस, सेपिया, नोटिलस, आर्किट्यूटिस